मेंढर में फौज के कृष्णा घाटी ब्रिगेड ने एक कल्चरल प्रोग्राम मुनक्किद किया। फौज ने घोड़ों के करतब और रंगारंग प्रोग्राम पेश किए। ये प्रोग्राम सयाग्रह गांव के मैदान में मुनक्किद हुआ। प्रोग्राम में जीओसी 25 को डिवीजन मेहमान खुसूसी थे। इस मौके पर उन्होंने इनामात तकसीम किए। ईटीवी उर्दू कश्मीर में फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखिए खास बात हिना के साथ। आदाब। उत्तरी भारत में मोदी की लहर। पूरी ताकत से बोलेंगे यस वी कैन। क्या ये है आने वाले कल की तस्वीर? लोकसभा चुनाव तक रहेगा बरकरार नरेंद्र मोदी का जादू। देखिए मोदी का मिशन आज रात 9 बजे। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिचर दोपहर 12:30 बजे। 2004 में जो 36 पार्लियामेंट में जो नुमाइंदे थे मुस्लिम, वो इस बार घट करके जो है 28 रह गए हैं। सही बात है कि वो 35 से हम 28 आए हैं। बहुत ही तशवीश की बात है। हुकूमत की पॉलिसियां जो है इसके लिए बहुत बड़ी वजह है, जिसकी वजह से मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन दिन पे दिन घटता जा रहा है। क्या मुस्लिम तबके में जो है वो सियासी शऊर कम हो रहा है? आपको क्या लगता है? हमारी कौम को भी ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि हमारी अपनी लीडरशिप डेवलप हो। तो मुलायम सिंह यादव जी उनकी लीडरशिप कर रहे हैं, उनके नीचे कोई है क्या ऐसा चेहरा जिसको उन्होंने कभी ऊपर उठाया हो? लालू प्रसाद यादव जी ने कभी उठाया हो? पासवान जी खुद ही एक साल में एक ऐसा इवेंट आता है, एक टोपी लगा लेंगे, एक तौलिया डाल लेंगे और वो अपना फोटो खिंचवाते हुए सब जगह जाएंगे कि मेरे से बड़ा तो कोई मुसलमान ही नहीं है। पार्लियामेंट और असेंबली में मुसलमानों की घटती तादाद पर देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल, जुमे की रात 8 बजे और इतवार दोपहर 2:30 बजे, सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। जिंदगी के इस सफर में सच्चाई हमारी हमसफर हो। हम दिखाते हैं वही खबर जो समाज के लिए हो आईना। गैर जानिबदारी हमारा शिवा। खबर वही जिस पर हो आपको एतबार। देखिए खबरनामा इन औकात पर। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। नाज़रीन खास बात के साथ में हूं हिना। सबसे पहले हेडलाइंस। लोकपाल बिल पर आज लोकसभा में हो सकती है बहस। इज़दाद फिरक़ेवाराना फसाद मुखालिफ बिल पर हो रही है सियासत। उत्तर प्रदेश में उर्दू के नाम पर अजब खेल। पिछले 3 साल से सरकारी उर्दू स्कूलों को नहीं मिल पाई उर्दू की निसाबी किताबें। और बिहार में अक़लियती स्कूलों का दर्जा तो बढ़ा, लेकिन इंटर के तलबा को पढ़ाने वाला कोई नहीं। हजारों तलबा परेशान। आज मनाया जा रहा है आलमी यौम अरबी। मुल्क में नदवतुल उलमा की खिदमत अहम। अरबी के फरोग पर जोर।
लोकपाल बिल आज लोकसभा में पेश किया जाएगा। वजीर पार्लिमानी उमूर कमल नाथ ने उम्मीद जाहिर की कि बिल लोकसभा में भी मंजूर हो जाएगा। लोकपाल बिल कल राज्यसभा में मंजूर हो गया। समाजवादी पार्टी ने इस बिल के खिलाफ ऐवान से वॉकआउट किया। लोकपाल बिल पर वोटिंग की गई। उधर समाजी कारकुन अन्ना हजारे ने लोकपाल बिल के राज्यसभा में मंजूरी का खैर मकदम किया। अन्ना ने कहा कि वो लोकसभा में बिल मंजूर होने के बाद ही अपना अनशन खत्म करेंगे। कांग्रेस का कहना है कि इंसदाद फिक़वाना फसाद मुखालिफ बिल के लिए राह हमवार की जाएगी, जबकि बीजेपी ने इस बिल को कांग्रेस की फूट डालो और सियासत करो से ताबीर किया है। मायावती ने बिल की हिमायत की है, लेकिन उनका यह भी कहना है कि बिल की मंजूरी से पहले मुल्क के वफाकी ढांचे को पेश नजर रखना चाहिए। वह भी पार्लियामेंट जब आएगा तब बात करेंगे, वो बताएंगे तुम्हें। ये सरकार देश में सांप्रदायिक सौहार्द नहीं चाहती, बल्कि कांग्रेस देश में सांप्रदायिक तनाव चाहती। ये जो कॉमनल वायलेंस बिल है, सरकार ने जो जल्दबाजी में इसको पास किया है, ये पूरी तरह गलत है। भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती है। ये जो विधेयक आ रहा है तो इसका हमारी पार्टी समर्थन करती है, लेकिन इस विधेयक को जब पास करना, अभी मैंने इस विधेयक को पूरा पढ़ा नहीं है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को इस विधेयक को लाते समय जो हमारे देश का जो संघीय ढांचा है उसको ध्यान में रखकर कोई डिसीजन लेना चाहिए। उधर राज्यसभा रुकन मोहम्मद अदीब ने इंसदाद फिक़वाना फसाद बिल की तायद की है, लेकिन उनका यह भी कहना है कि कानून उसी वक्त मुअस्सर होते हैं जब किसी बुराई के खात्मे के लिए क़ुव्वत इरादी हो। डिलीट कर दी गई है। बिल आप कोई भी ले आइए, अगर इच्छा नहीं है, विल नहीं है, तो बिल नहीं होता। आज कम्युनल वायलेंस बिल का जो ये लेके आ रहे हैं, कितने बिल ले आइए। मैं तो हमेशा से कहता हूं कि जब गांधी जी का कत्ल हुआ था तो उस वक्त भी एक बिल था, कानून था फांसी का, लेकिन फिर भी गांधी जी का कत्ल कर दिया गया था। बिल लाने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ ये होगा कि आपका समाज क्या बना रहा है। आप ये दिलों से नफरत निकालेंगे या नहीं निकालेंगे। कानून से नफरत नहीं निकलती, कानून से नफरत नहीं निकलती। एक फौज का आदमी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आदमी है, जनरल, जब रिटायर होता है तो मोदी के साथ जाके बैठता है। एक होम सेक्रेटरी जब रिटायर होता है तो बीजेपी के साथ बैठता है। मानसिकता उसकी कहां से कहां गई हुई है, इस पर गौर करने की जरूरत है। आप समाज बदलना चाहते हैं या बिल लाना चाहते हैं, बिल ले आइए, वेलकम है, हम लोग खुश हैं। हमने वादा भी किया था और डिमांड भी की थी। रिहाई मंच ने तारिक कासमी और खालिद मुजाहिद की गिरफ्तारी पर सवाल उठाने वाले निमेश कमीशन की सिफारिशात पर कार्रवाई की मांग की है। मंच ने खालिद मुजाहिद की गिरफ्तारी के खिलाफ यौम एहतजाज मनाया और दहशतगर्दी के इल्जाम में बंद बेकसूर नौजवानों की रिहाई के ताल्लुक से यूपी हुकूमत की नीयत पर भी सवाल उठाया। मैक्सिस से अवार्ड याफ्ता समाजी कारकुन संदीप पांडे ने इन नौजवानों को इंसाफ दिलाने के लिए लंबी लड़ाई का अज़्म भी जाहिर किया। आज वही तारीख है जिस दिन खालिद मुजाहिद को मड़ियाहों से कुछ लोगों ने उठाया। उस याद को ताज़ा करने के लिए और लोगों को ये बताने के लिए कि चाहे वो यूपीएसटीएफ हो, एटीएस हो या सेंटर की आईबी हो, इस तरह से झूठी बुनियाद पर बेगुनाहों को उठाते और उठवाते हैं। जो पूरा अधिकारी वर्ग है, न्यायालय है, अगर उसमें कुर्सियों पे बैठे लोगों, वकीलों, इनकी जहनियत सांप्रदायिक अगर हो गई है तो पूरी सोच बदलने की बात है। मतलब सिर्फ यहाँ एक मुकदमा लड़ने और जांच कराने की बात नहीं है। यहाँ पे ये सोच कैसे बदले, जो पदों पे बैठे हुए लोग हैं, ऊंचे पदों पे, जिनको निर्णय लेने हैं। तो इसके लिए हम लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। हम लोगों को न्यायालय का भी रास्ता अपनाना पड़ेगा। समाज के अंदर एक अभियान भी चलाना पड़ेगा जो लगातार चलाया जा रहा है।
रिहाई मंच ने यूपी में दहशतगर्दी के इल्जाम में गिरफ्तार बेकसूर मुस्लिम नौजवानों पर चल रहे मुकदमात की असर-ए-नौ जांच कराने का मुतालबा किया है। रिहाई मंच का कहना है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का हालिया फैसला रियासती सरकार की नाकामी का जीता जागता सबूत है। मंच के कन्वीनर मोहम्मद सुलेमान का कहना है कि हुकूमत इस पूरे मामले की असर-ए-नौ तफ्तीश करवाए और मुसलमानों से किए गए अपने वादों को पूरा करे। नहीं था, मुकदमे वापसी का नहीं था। हमारा मुतालबा मुकदमे वापसी रिहाई के साथ साथ इस पूरे एपिसोड की दोबारा तफ्तीश कराने का भी था, फर्दर एविडेंस। और वो स्टैंड हमारा है, वो स्टेट गवर्नमेंट से ताल्लुक रखता है। किसी स्टेज पर अगर जुडिशरी आड़े भी आ रही है और रियासती हुकूमत हमें इंसाफ देना चाहती है, किसी तबके को इंसाफ देना चाहती है और महसूस करती है कि नाइंसाफी हुई है, तो इसकी दोबारा विवेचना कराए, फिर से तफ्तीश कराए। और चूंकि अब एविडेंस आ चुका है कि उनकी गिरफ्तारी 22 दिसंबर नहीं 16 दिसंबर को उनके घर से उठाया गया था, ये एविडेंस आ चुका है। एविडेंस हैज बीन रिकॉर्डेड बाय जुडिशियस कमीशन। इस सूरत हाल में जुडिशियस दोबारा अगर तफ्तीश कराती है सरकार, अगर मुखलिस है, अगर वो सिंसियर है। समाजवादी पार्टी के एमएलए अबू आसिम आजमी ने महाराष्ट्र हुकूमत पर इल्जाम आयद किया है कि वो मुसलमानों को हिरासा कर रही है। अबू आसिम ने असेंबली हाउस के बाहर धरना भी दिया। उन्होंने रियासती हुकूमत से ये मुतालबा किया कि इस मामले की इंक्वायरी के लिए शरद पवार की क़यादत में एक कमेटी तश्कील दी जाए। तो ये साबित हो चुका है कि महाराष्ट्र की सरकार जानबूझ करके मुसलमानों को फंसा रही है। मैं निवेदन करता हूं सरकार से कि तुरंत इसकी इंक्वायरी बिठाए और नहीं तो आर पाटिल साहब को हटाए, वहां से गद्दी छोड़े वो। और मैं निवेदन करता हूं कि मैं और किसी से नहीं बल्कि श्री शरद पवार जी की अगुवाई में एक कमेटी बनाई जाए और उस कमेटी में कुछ एमएलए को भी रखा जाए और ये इसकी इंक्वायरी की जाए कि सच्चाई क्या है। फैज उस्मानी का केस, हिमायत बेग का केस, औरंगाबाद आर्म्स सीजर का केस, ट्रेन ब्लास्ट के केस में कोर्ट में जो होगा वो होगा, परंतु जो सच्चाई है वो जनता के सामने आना चाहिए। आम आदमी पार्टी ने मुल्क की सियासत को एक नई सिमत दी है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की कामयाबी के साथ ही सियासी और समाजी हलकों में अब एक नई बहस शुरू हो गई है और तमाम लोग अपने अपने तौर पर बदलती हुई सूरत हाल का जायजा भी ले रहे हैं। मारूफ दानिश्वर और अहम सियासी मुबस्सिर SMA काज़मी का कहना है कि आम आदमी पार्टी की कामयाबी ने अहले सियासत और अहले बसीरत को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर जरूर किया है। आम आदमी पार्टी ने मैसेज नहीं दिया, अवाम ने मैसेज दिया कि आप सिर्फ हमारे लिए बात न कीजिए, हमारे साथ खड़े होकर बात कीजिए। आम आदमी ने दो अच्छे काम किए हैं। पहली बात तो यह कि उन्होंने अपने इर्द गिर्द कुछ संजीदा लोगों को लिया और बाशऊर लोगों को इज्जत भी दी है और साहिब इल्म जो है उनको इज्जत भी दी है। और शायद जो उन्होंने साहिब इल्म लोगों को इज्जत दी है उसके नतीजे में लोगों का एतबार उनके ऊपर जागा है। गांधी का भी फॉर्मूला यह था कि मेरिट को आगे रखो और क्रेडिबिलिटी को साथ में रखो। अपनी क्रेडिबिलिटी और अपने साथियों के मेरिट से उन्होंने काम किया था। आम आदमी ने भी ये काम किया। खबरें और भी वक्त ब्रेक का। चेहरे पर कील मुहासों के दाग धब्बों झाइयों से परेशान हैं, तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। गर फिरदौस बर्रुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। जम्मू कश्मीर के हर वाकये और हर पहलू पर ETV की नजर। देखिए ETV उर्दू कश्मीर रोजाना शाम 7 बजे और सुबह 7:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। उत्तरी भारत में मोदी की लहर पूरी ताकत से बोलेंगे यस वी कैन। क्या ये है आने वाले कल की तस्वीर? लोकसभा चुनाव तक रहेगा बरकरार नरेंद्र मोदी का जादू। देखिए मोदी का मिशन आज रात 9 बजे।
ब्रेक के बाद खास बात में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्व शिक्षा अभियान के तहत सरकारी स्कूलों में मुफ्त किताबें फराहम की जाती हैं, लेकिन असातिज़ा का इल्जाम है कि गुज़िश्ता 3 वर्षों से इन स्कूलों में न तो मुफ्त उर्दू किताबें ही फराहम की गई और न ही तलबा को तालीमी वज़ाइफ ही दिए गए। हालांकि इंतजामिया का दावा है कि ये तमाम इल्जाम बेबुनियाद हैं। उत्तर प्रदेश में नगर निगम के जेर इंतजाम चलने वाले सरकारी स्कूलों का हाल काबिले रहम है। मुस्लिम अक्सरती इलाकों में चलने वाले सरकारी स्कूलों में उर्दू की किताबें गुज़श्ता 3 वर्षों से तकसीम नहीं की गई हैं। उर्दू टीचरों का कहना है कि उर्दू की किताब तकसीम न किए जाने से उर्दू तालीम का जबरदस्त नुकसान हो रहा है। अखिलेश जी को मालूम होना चाहिए, उनके वालिद मोहतरम के जमाने में उर्दू को दूसरी सरकारी जबान बनाने का जी हुआ था, लेकिन उसके बावजूद जो इंतजामिया है, जो निसाब कमेटी है उनकी सरकार के मातहती में, वो उर्दू के ताल्लुक से नाइंसाफी पर नाइंसाफी कर रही है। न सिर्फ कानपुर में 2 साल से बल्कि उत्तर प्रदेश में उर्दू मजमून की जो निसाबी किताबें हैं वो अब मिल ही नहीं रही हैं। उर्दू किताबों की अदम फराहमी के अलावा अक़लियती तबके से ताल्लुक रखने वाले स्कूलों में तालीमी वज़ाइफ भी गुज़श्ता 2 वर्षों से नहीं दिए गए हैं। जब अखिलेश सरकार नहीं थी उससे पहले 3 हिस्सों में बंटती थी। एक एससी ग्रुप था, एक जनरल ग्रुप था, एक ओबीसी ग्रुप था। तो कुछ मुस्लिम बच्चों को जनरल में मिल जाती थी और कुछ मुस्लिम बच्चों को ओबीसी में मिल जाती थी। इस तरीके से ये स्कॉलरशिप मिल जाती थी। लेकिन जब अखिलेश सरकार आई तो उसने ये कहा कि मुसलमानों को माइनॉरिटी कोटे से ही जो है वो स्कॉलरशिप मिलेगी। उसकी वजह से माइनॉरिटी कोटे में जब स्कॉलरशिप गई तो अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से हमको स्कॉलरशिप मिलनी थी। आज 2 साल हो गए हैं, पूरे कानपुर के अंदर किसी भी अल्पसंख्यक छात्र को जिसमें मुसलमानों की तादाद 95% होगी, एक भी बच्चे को आज स्कॉलरशिप नहीं मिली है। लेकिन सरकारी अफसरान इस सिलसिले में कुछ मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि अक़लियती तालीमी इदारों में न तो उर्दू की किताबें रोकी गई हैं और न वज़ाइफ में कोई ताख़ीर हुई है। ये तथ्य तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि सभी परिषदीय स्कूलों में छात्रवृत्ति जा चुकी है। सभी परिषदों और सबके खाते भी खोले गए हैं। इस साल भी जो है पिछले वर्ष की अपेक्षा 10% अधिक लोगों ने फार्म भरा है, जिससे स्पष्ट है कि लोग खाते भी खुलवा रहे हैं और उनके पास छात्रवृत्ति जा भी रही है। रियासत में तालीमी सेशन खत्म होने में अब सिर्फ 3 महीने बचे हैं, लेकिन अब तक इन स्कूलों में उर्दू की किताबें मौजूद नहीं हैं। अब सवाल ये है कि बच्चों के इम्तहानात किस बुनियाद पर लिए जाएंगे। ईटीवी न्यूज कानपुर। उधर बिहार हुकूमत ने अक़लियती स्कूलों को अपग्रेड करके हाई स्कूल का दर्जा तो दे दिया, लेकिन इन स्कूलों को असातिज़ा नहीं दिए गए। स्कूल इंतजामिया किसी तरह अब तक काम चला रहा है। तलबा व तालिबात का इल्जाम है कि इससे उनकी तालीम का शदीद नुकसान हो रहा है। बिहार में 72 अक़लियती स्कूल हैं। हजारों तलबा इन इदारों में तालीम हासिल करते हैं। आइन की दफा 29 और 30 के मुताबिक अक़लियतों को अपना स्कूल खोलने और चलाने के साथ साथ सरकारी स्कूलों की तरह सारी सहूलतें हासिल करने का हक हासिल है। लेकिन बिहार के अपग्रेड दूसरे स्कूलों को तमाम सहूलियात मुहैया कर दी गई हैं, जबकि अक़लियती स्कूलों को वो सहूलत हासिल नहीं है। स्कूल को हाई स्कूल को जब +2 बनाया गया तो वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तो सारा कुछ दिया ही गया, प्लस वहाँ टीचर्स भी दिए गए। इसका फायदा ये हुआ कि उन स्कूलों में इंटर में बाकायदा पढ़ाई हो रही है, लेकिन अक़लियती स्कूलों को टीचर नहीं दिया गया। बिहार शरीफ का ये है सुगरा हाई स्कूल। 1917 में कायम ये इदारा अक़लियती बच्चों के लिए तालीमी खिदमात अंजाम दे रहा है। इंटर तक की पढ़ाई के इंतजाम से तलबा काफी खुश हुए थे, लेकिन असातिज़ा की बहाली नहीं होने से इनकी पढ़ाई पूरी तरह मुतासिर हो रही है। यही एक ऐसा जरिया है जिससे आदमी हाई लेवल पर जाता है। कोई मेडिकल है, कोई इंजीनियरिंग है, तो यही तैयारी करते हैं। तो अगर यहीं से अगर हमारा सीढ़ी गड़बड़ा गया तो आगे कैसे हो जाएगा। यहाँ जब कंप्यूटर क्लास करने आए तो बोले कि नहीं, अभी तक तो सरकार ने कंप्यूटर नहीं दिया है, तो तुम लोग का कैसे होगा। तो फिर हम लोग चुप हो गए। लेकिन हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग मिडिल फैमिली के लोग हैं, इतना पेमेंट फुल नहीं कर सकते हैं कहीं पे भी, जो हम लोग कुछ अच्छा करना चाहते हैं। तलबा के कैरियर का अहम मोड़ इंटर की तालीम है, जहाँ से वो अपने कैरियर का इंतखाब करते हैं। लेकिन अक़लियती स्कूलों में टीचर नहीं होने से उन्हें दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल इंतजामिया मिडिल स्कूल के टीचरों से ही इसी तरह काम चला रहा है।
इस सिलसिले में स्कूल इंतजामिया ने वजीर आला नीतीश कुमार से मिलने की कोशिश की, लेकिन उन्हें वक्त नहीं दिया गया। तो मैं बताऊं कि गुज़श्ता 8 सालों में 16 बार तो मैंने कोशिश की होगी कि मुझे टाइम मिले और मैं अपनी बात रख सकूं और मेरे मसले को वो सुन सकें और हल कर सकें। हुकूमत भले ही अक़लियती स्कूलों के फलाह का दावा करती रही हो, लेकिन अक़लियती स्कूलों की मुश्किलें आज भी बरकरार है। बावजूद इसके अक़लियती स्कूलें तालीम के सिलसिले में पहल कर रही है, जिसका नतीजा है कि उन इदारों में बच्चों की तादाद नजर आती है। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ महफूज आलम, ETV न्यूज, बिहार शरीफ। बिहार के उर्दू इंटर स्कूलों में असातिज़ा की अदम दस्तयाबी का मसला हाई कोर्ट पहुंच गया है। गया के कासमी हाई स्कूल के सेक्रेटरी प्रोफेसर सईद आलम ने इस सिलसिले में पटना हाई कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की है, जिसमें इंटर स्कूल्स में असातिज़ा को बहाल न किए जाने की शिकायत की गई है। 30 के तहत जो है हम अपने स्कूलों को चला सकते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज तक एक भी शिक्षक हम लोगों को बिहार सरकार से नहीं मिला और ना ही बहाली करने की कोई जिम्मेदारी दी गई है। जो हमारे यहाँ 14 पोस्ट अनुमोदन था, उसमें 2-3 शिक्षक नहीं होने के बावजूद भी अभी तक अनुमोदन भी नहीं मिला है, जिसके लिए हमने अल्पसंख्यक आयोग को और हमने एक हाई कोर्ट में केस भी किया है, जिसका नंबर है 91696/13। इसमें यह हमने कहा है कि हमको अभी तक बिहार सरकार ने एक भी शिक्षक को जब से अपग्रेड किया है तब से नहीं मिला है। पटना की वीमेन वेलफेयर सोसाइटी 25 दिसंबर को कराची में खवातीन के मसाइल पर अपना मौक़िफ़ पेश करेगी। गैर सरकारी तंजीम की दावत पर सोसाइटी के अरकान पाकिस्तान में होने वाले बैनुल अक़वामी सेमिनार में शिरकत करेंगे। सेमिनार में कई मुल्कों की खवातीन की शिरकत भी मुतवक्किल है। सोसाइटी की डायरेक्टर रोजीना खानम ने सेमिनार के मकासद पर रोशनी डाली। पे ग्रुप्स ऑफ एनजीओज हैं जो मिलके कर रहे हैं। इनको स्पॉन्सर एक NYC कंपनी है, वो कर रही है, और अलग अलग कम्युनिटी से वहाँ भी अलग अलग कम्युनिटी है, जैसे पंजाबी है, सिंधी है, और हर कोई अपने अपने रिलीजन को छोड़ दीजिए, कल्चर को वो लोग फॉलो करते हैं। तो उस हिसाब से वो आके कि उनको क्या क्या चीजें प्रॉब्लम आ रही, तो ये सारे मिलके कर रहे हैं। इसमें बाहर की कंट्रीज, अरब कंट्रीज से भी लोग आ रहे हैं, वो लोग भी शामिल हो रहे हैं, और औरतें अपने बनाएंगी। तो हर कंट्री का एक अपना मसला है। सबसे ऊपर हमें ये जाके देखना है, एक कंपैरिजन भी है कि जो मुस्लिम कंट्री में औरतें हैं वो ज्यादा राइट को अवेल कर रही हैं, या जो अदर मुस्लिम कंट्रीज के अलावा जिन कंट्रीज में मुस्लिम औरतें रह रही। झारखंड तलबा यूनियन ने रियासती हुकूमत पर अक़लियती तबकात को आईनी हुकूक से महरूम रखने का इल्जाम आयद किया। इस सिलसिले में यूनियन ने व्हाइट पेपर जारी करने का मुतालबा किया। झारखंड अक़लियती कमीशन ने 18 दिसंबर को सरकारी तौर पर यौम अक़लियत मनाने का मुतालबा किया है। कमीशन के चेयरमैन ने बताया कि उन्होंने वज़ीर आला हेमंत सोरेन से मिलकर इस सिलसिले में तजवीज़ भी पेश की है। आज 18 दिसंबर को बैनुल अक़वामी सतह पर यौम तहफ़्फ़ुज़ अक़लियत मनाया जाता है। हुकूमत महाराष्ट्र ने तमाम जिला कलेक्टर्स को मकतूब रवाना करते हुए अक़लियती हुकूक के मुतालिक बेदारी पैदा करने की अपील की है, जबकि दानिशवरों ने अक़लियतों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ न किए जाने को हुकूमत की नाकामी करार दिया है। 18 दिसंबर 1992 को अक़वाम मुत्तहिदा ने मजहबी, लिसानी, तहजीबी और नस्ली अक़लियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यौम अक़लियती हुकूक मनाने का ऐलान किया था। इस रोज अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर इदारे अक़लियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और बेदारी के मुताल्लिक़ सरगर्म रहते हैं। हुकूमत महाराष्ट्र ने भी इस रोज तमाम जिला कलेक्टर और आला पुलिस अफसरान के नाम मकतूब रवाना करते हुए यौम अक़लियती हुकूक पर खुसूसी प्रोग्राम मुनक़्क़िद करने और अक़लियतों के हुकूक के मुताल्लिक़ बेदारी पैदा करने की हिदायत दी है। जबकि अक़लियतों के हुकूक की पामाली का जायजा लें तो उनके हुकूक को रौंदने में महकमा पुलिस सबसे आगे है। पुलिस महकमे के ताल्लुक से सबसे ज्यादा शिकायतें इसलिए आती है कि बहुत ज्यादा तादाद में लोग अपने ऊपर होने वाले जुल्म के ताल्लुक से पुलिस महकमे के पास जाते रहते हैं और वहां पर सरकारी अफसर, पुलिस अफसर उनकी मदद करने के वक्त में पूरी तसल्ली नहीं हो पाती है जो
अपनी शिकायत करने के लिए जाता है। अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ रियासत महाराष्ट्र नाकाम साबित हुई है। महमूदुर रहमान कमेटी रिपोर्ट के मुताबिक रियासत महाराष्ट्र में 1998 से 2008 तक यानी 11 साल के अरसे में 1192 फसादात हुए हैं, जो मुल्क की किसी भी रियासत से सबसे ज्यादा हैं। 2010 में 117 तशद्दुद और फसादात के छोटे बड़े वाक़यात में 16 अफराद हलाक हुए हैं और 2013 में 64 फसादात में 11 अफराद हलाक हुए हैं। कि हमारी जो फलाही और समाजी तंजीमें हैं, इनको आगे बढ़ के हमारे मसाइल को उसका हल ढूंढना पड़ेगा। हमारे मसाइल का हल कोई और दूसरा नहीं कर पाएगा, फिर गवर्नमेंट भी न कर पाएगी और बाकी और दूसरे भी जो अदारे हैं वो नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमें सर जोड़ के बैठना। अक़लियतों के हुकूक की पामाली के बावजूद माहिरीन मायूस नहीं हैं। उनका कहना है कि अक़लियती तबकों को अपने हुकूक की बाजियाबी और तहफ़्फ़ुज़ के लिए दस्तूर हिंद की रोशनी में अमली इक़दामात करना चाहिए। बेदार करेंगे लोगों को और हम इलेक्शन के जरिए से इनको जगाएंगे, नहीं जागेंगे तो हम इनका बाइकाट करेंगे, इनको वोट नहीं देंगे। हम कांग्रेस के बंधुआ मजदूर नहीं है और न हमको मोदी का डर है। हमारा हम तो अल्लाह पे भरोसा करते हैं और हमारी कौम जो है अपने अज़्म और हिम्मत के साथ आगे बढ़ेगी। न मोदी हमारा इशू है न कोई इशू। हम तो ये चाहते हैं कि मुसलमान आगे बढ़े। माहिरीन का मानना है कि मुल्क की अक़लियतों को 2014 के आम इंतखाबात से कबल सियासी तौर पर मुत्तहिद होना चाहिए और एक ऐसा सियासी मुतबादिल भी तलाश करना चाहिए जो तालीमी और माशी सतह पर उन्हें बेहतर तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सके। ईटीवी न्यूज़ मुंबई। मुंबई के साबु सिद्दीक कॉलेज में तलबा व तालिबात की तालीमी रहनुमाई के लिए 2 रोज़ा कैरियर फेस्टिवल मुनक़्क़द किया गया। एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़द इस नुमाइश में 100 से ज़्यादा कोर्सेज के सिलसिले में मालूमात फराहम कराई गई। मेले में 150 से ज़्यादा स्कूलों के तलबा व तालिबात ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कर्नाटक में अक़लियती तालीमी इदारों को हक़ तालीम कानून यानी RTE के तहत काम करने पर मजबूर किया जा रहा है। बेंगलुरु में अक़लियती तालीमी इदारों के फेडरेशन के सदर CR मोहम्मद इम्तियाज ने ये बात बताई। CR मोहम्मद इम्तियाज ने कहा कि महकमा तालीम के ऑफिसर्स अक़लियती तालीमी इदारों को गैर जरूरी तौर पर हिरासा कर रहे हैं। रांची यूनिवर्सिटी के शोबा उर्दू में कदीम तलबा का इज्तिमा हुआ। शोबे में तकरीबन 41 साल बाद ये तकरीब मुनक़्क़द की गई। इस तकरीब में तलबा के साथ कई मारूफ हस्तियों ने भी शिरकत की। इस मौके पर शोबे का खुसूसी शुमारा भी जारी किया गया और फारिग तलबा को एज़ाज़ से नवाजा गया। यूनिवर्सिटी के प्रो VC डॉक्टर M रज़ीउद्दीन ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। लखनऊ के दारुल उलूम नदवतुल उलमा को अरबी जबान में खास इम्तियाज हासिल है। हिंदुस्तान में अरबी सहाफत का आगाज इसी इदारे से हुआ। आलमी यौम अरबी के मौके पर पेश है लखनऊ से इरफान अली की ये रिपोर्ट। अरबी अक़वाम मुत्तहिदा की मंजूर शुदा 6 सरकारी जबानों में शामिल है। UN के सखाफती इदारे यूनेस्को ने सन 2010 में मुख्तलिफ जबानों के दरमियान मसावात और कसीर लिसानी कल्चर को फरोग देने के मकसद से 18 दिसंबर को अरबी जबान के लिए खास किया है। इस दिन अरब ममालिक समेत पूरी दुनिया में आलमी यौम अरबी मनाया जाता है। हिंदुस्तान में अरबी जबान के फरोग के लिए कई इदारे काम कर रहे हैं, लेकिन नदवतुल उलमा की खिदमत सबसे ऊपर है। नदवतुल उलमा का जहाँ तक ताल्लुक है, नदवे ने अरबी जबान के फरोग के लिए पहले दिन से काम किया। जिस वक्त जबान सिर्फ समझने के लिए पढ़ाई जा रही थी दीगर मदारिस में, नदवे की कोशिश ये रही कि जबान को इस तरह पढ़ाया जाए कि वो बोली जाए, उसको लिखा जाए, उसको पढ़ा जाए, उसमें सहाफत का हक अदा किया जाए, ज़राए इब्लाग में उसका इस्तेमाल किया जाए। नदवतुल उलमा ने सबसे पहले हिंदुस्तान में अरबी सहाफत का आगाज किया। अल-बाअसुल इस्लामी और अर्राइद जैसे अरबी रिसाले आज भी पाबंदी से शाये हो रहे हैं। इनमें शाये होने वाले मज़ामीन मुल्क और बैरून मुल्क में गौर से पढ़े जाते हैं।
عربی صحافت ندوے نے ہندوستان میں شروع کی ہے. پہلے الضیاء کے نام سے ایک میگزین نکلتا تھا، پھر البعث الاسلامی نکلنا شروع ہوا جو نکل رہا ہے، اور الرائد ایک 15 روزہ پرچہ نکالا گیا، وہ بھی جاری و ساری ہے. تو اس لیے ضرورت اس کی ہے کہ اس کے فروغ پر زیادہ محنت کی جائے اور اس اعتبار سے آج کے دن کو منایا جائے.